नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। पढ़ाई मेहनत से करिए। आज मैं आप लोगों को भूगोल में जीएस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को बताऊंगा। अब तक हम पृथ्वी के अंदर थे, हम बिल्कुल क्रम से सिस्टम से बढ़ रहे हैं। अब तक हमने जो पढ़ाई की, पृथ्वी के आंतरिक भाग की पढ़ाई की और धरातल की पढ़ाई की। अब हम जो पढ़ाई करने जा रहे हैं वह पढ़ाई हमारा मुख्यतः पृथ्वी के ऊपर से निश्चित है। पृथ्वी के ऊपर की बात करते हैं जब हम, तो हमने देखा है कि पृथ्वी गोल है, अंडाकार है, और लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी है। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि 6700 कुछ इसकी त्रिज्या है, तो इतनी बड़ी है, इसलिए यह हमको चपटी दिखाई देती है। जब हम लोग छोटे थे, बच्चों में थे, तो हम लोग अक्सर सुनते थे कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, लेकिन हम लोग कहते कहाँ गोल है पृथ्वी तो चपटी है, पूरी चपटी दिखाई देती है। लेकिन वास्तविकता है इतना बृहद बड़ा आकार होने के कारण यह हमें चपटी दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक रूप से पृथ्वी गोल है। और गोल पूरी तरह से गोल भी नहीं है, यहाँ पर आपको पूरी तरह से गोल दिख रहा होगा, लेकिन पूरी तरह से गोल भी नहीं है, यह एक अंडाकार है। थोड़ा सा शेप इसका गोल से अलग है, और यह अपनी धुरी से झुकी हुई है, पूरब की तरफ झुकी हुई है थोड़ा सा, और वो झुकाव है 23.5 अंश। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि 23.5 अंश पृथ्वी अपने अंश, मतलब कितना अंश पृथ्वी अपने झुकी हुई है। और ये झुकाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ऋतु परिवर्तन में। कहा जाता है कि दो प्रश्न बनते हैं, दिन और रात कैसे होते हैं? तो दिन और रात पृथ्वी की घूर्णन गति से होते हैं। और ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं? तो ऋतु परिवर्तन ये जो 23.5 अंश का झुकाव है, इसकी वजह से होता है। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। पहले हम देखते हैं, आगे देखते हैं। पृथ्वी के एक बीचों बीच रेखा है, ये पूरी पृथ्वी हमारी, इसके बीच भू यानी पृथ्वी, बीचों बीच रेखा को इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा इसलिए भूमध्य है, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, कि यह पृथ्वी के बीचों बीच है। और इसी पृथ्वी को सारी दूरियों को बांटा गया है। ये थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है, कोई इसी तरह, सॉरी, ये इधर 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 इधर, इसी तरह से पृथ्वी की सारे भाग को कई रेखाओं में बांटा गया है। इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। भूमध्य रेखा को 0 अंश की रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री, और यहाँ से हर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 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 करके बिल्कुल 90 अंश पे एक पॉइंट आ जाता है। और इधर भी बिल्कुल ऐसे ही 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करते करते बिल्कुल 90 अंश पे बिल्कुल पॉइंट आ जाता है। तो ये जो 90, पहले 0 की बात करते हैं, 0 अंश को भूमध्य रेखा बोलते हैं, और 90 अंश जो होता है इसको पोल बोलते हैं, बिंदु। बिल्कुल बिंदु पे आ जाएगा ये, यहाँ कोई रेखा नहीं होगी, ऐसे आ जाएंगे। इस तरह से देखेंगे तो करीब 89 रेखा इधर जाएगी, और इस तरह से देखेंगे तो 89 रेखा इधर जाएगी, और ये 0 रेखा। टोटल रेखाएं हमारी हो जाएंगी 90 प्लस 90 प्लस 1 माइनस 2,
ये हमारी टोटल रेखाएं हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 180 में 2 जोड़ देंगे 181 प्लस 179, 179, यानी कि पृथ्वी की कुल अक्षांशीय रेखाएं। क्योंकि इन दोनों को, ये दोनों बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और मैं आपको यहाँ बता दूँ, पृथ्वी पे जब दूरियाँ ना दिशा का मापा गया जाता है तो इस तरह से इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, ऐसे डिस्टेंस दिशा पता करते हैं कि दिशा कौन सी दिशा कहाँ पे है। तो अब हम बात करते हैं नॉर्थ पोल और इनकी बात करते हैं। तो पृथ्वी पे अक्षांशीय रेखाएं कितनी हो गई, 179। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी पे कितनी अक्षांशीय रेखाएं हैं। तो कुल अक्षांशीय रेखाएं 179 हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, एक क्या इनका रोल क्या है, ये कैसे हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये हमारा सूरज है, दूर होने के कारण सूरज हमें छोटा दिखाई देता है, सूरज है। तो आप अपने अनुमान से अंदाज़ा लगाइए कि पृथ्वी पे सबसे अधिक धूप कहाँ पे पड़ेगी, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पे पड़ेगी, और सबसे अधिक ठंडी कहाँ पड़ेगी, और सबसे अधिक बरसात कहाँ पड़ेगी। आप इन थॉट को समझ लेंगे तो सारा भूगोल बिल्कुल आसान हो जाएगा, कहीं से आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। सारी मौसम संबंधित चीज़ें, सारी फसल संबंधित चीज़ें और सब कुछ यहीं से क्लियर हो जाएगा। उसका कॉन्सेप्ट, उसका बेस यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि पृथ्वी, आप इस ग्लोब को देखिए और इस सूरज को देखिए। तो पृथ्वी की जो ये सूरज है, सबसे ज़्यादा रोशनी कहाँ पड़ेगी, बिल्कुल मैथ का सवाल है, आप सीधे देख लीजिए। ये भूमध्य रेखा है और ये अन्य रेखाएं हैं। तो आप देख लीजिए कौन सी रेखा छोटी है। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा सबसे छोटी है, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी का यह वाला पोर्शन भूमध्य रेखा वाला, यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, यानी कि सूरज की गर्मी, सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा यहीं पे पड़ेगी। तो जब सूरज की गर्मी, सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा यहीं पड़ेगी, तो इसी 0 अंश की रेखा पे सबसे ज़्यादा धूप होगी, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होगा, इसी 0 अंश की रेखा पे। इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। और यह विश्व के कुल 13 देशों से होकर के जाती है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूमध्य रेखा विश्व के कुल 13 देशों से होकर जाती है, 13 देशों से होकर गुजरती है। मैं इसकी ट्रिक आपको बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक, अगले वीडियो में। यहाँ तो मैं आपको पूरा बेस केवल दिखा रहा हूँ, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी गति और ऋतु परिवर्तन के बारे में। ये पूरे 13 देशों से होकर जाती है और सबसे ज़्यादा धूप, रोशनी यहीं पड़ती है। अब बताइए, सबसे ज़्यादा रोशनी यहीं पड़ती है, सबसे ज़्यादा धूप, तो ये बात तो पता चलेगी कि सबसे ज़्यादा धूप यहाँ पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, तो सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वह भी भूमध्य, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है वहीं पे बारिश भी होती है। यह तो एक मौसम बिल्कुल संबंधित जानकारी है, हर आदमी जानता है कि हम लोग बोलते हैं अरे आज बहुत गर्मी पड़ रही है, आज बहुत गर्मी पड़ रही है, इसका मतलब कि बारिश होने वाली है, क्योंकि गर्मी का सीधा संबंध वर्षा से है। तो इस जगह पे सबसे ज़्यादा, इस भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है। यह सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र, इसी क्षेत्र में वर्षा जहाँ पे होगी, अब बताइए वर्षा जहाँ पे होगी, वनस्पतियाँ, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे वनस्पतियाँ कहाँ पे होंगी, ये तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ वहीं पे होंगी जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होगा। यानी कि इस क्षेत्र में देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है कि सबसे ज़्यादा धूप कहाँ पे होती है, भूमध्य रेखा पे, क्योंकि यह बिल्कुल मैथमेटिकली है कि सूरज के सबसे नज़दीक भूमध्य रेखा क्षेत्र पड़ता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं।
और वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहीं पे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यही क्षेत्र है, इसी में अमेजन आता है। ये 13 देशों से होकर गुजरती है। यही 13 देश ऐसे हैं जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। लेकिन वर्षा होने के और भी कई फैक्ट हैं, मैं आपको बताऊंगा। जहाँ पे अधिक वर्षा होती है और वहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सबसे अधिक पाए जाते हैं। अमेजन का घना जंगल इसी क्षेत्र में पाया जाता है। साउथ अफ्रीकी महाद्वीप के जो घने जंगल है इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ढेर सारी अमेजन बेसिन और ये सब नदियाँ भी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। एक है कांगो नदी, जिसको जायरे नदी बोला था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीछे का प्रश्न था कि उसी कांगो नदी का ही नाम बदल कर जायरे नदी कर दिया गया है कि यही एक नदी है जो कि इस भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इस जायरे नदी, इसको पहले कांगो नदी भी कहा जाता था, इस भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो अब हम आते हैं अपने विषय पे, इन सब चीज़ों को हटाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि भूमध्य रेखा के पास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और सबसे अधिक वर्षा भी वहीं पड़ती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखिएगा, जहाँ पे सबसे अधिक गर्मी पड़ती है उस कारण से वर्षा होती है। तो लेकिन जब वर्षा होगी तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या वहाँ पे सर्वाधिक गर्मी वाला क्षेत्र कहा जा सकता है? इस भूमध्य रेखा का नियम होता है कि रोज शाम को 4 बजे के बाद वर्षा होगी ही होगी। सुबह भयंकर धूप होगी जिससे मौसम बनेगा, समुद्री क्षेत्र से वाष्प बनेगा, भाप बनेगा, बादल बनेगा। शाम तक वहाँ पे 3-4 बजे के बाद बादल बनना शुरू हो जाएगा और शाम को वर्षा जरूर होगी। जब वर्षा होगी तो वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए जो सर्वाधिक ताप क्षेत्र है तो ये 0 अंश के न होकर के 0 अंश से हट करके 5 अंश पे, 5 अंश से थोड़ा ऊपर हो गया है, 5 अंश पे सर्वाधिक ताप क्षेत्र जो होता है 5 अंश पे होता है, दोनों तरफ से। ये जो 5 अंश का क्षेत्र होता है ये सर्वाधिक ताप क्षेत्र का होता है। 5 अंश यानी कि यहाँ पर वर्षा होने के कारण टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे दूरी जाएंगे वैसे सूरज की किरणें तिरछी होती जाएंगी तो ये 5 अंश दूरी बढ़ती जाएगी। तो 5 अंश जो होता है ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है भूमध्य रेखा के। ये चीज़ें आप क्लियर हो गई। अब आते हैं डिटेल में इसमें। जो भूमध्य रेखा से दूरी है यही ठंडी गर्मी, अब थोड़ा सा बड़े ग्राफ में आ जाते हैं। ये हमारी भूमध्य रेखा है, हमने पढ़ लिया इसको। और यहाँ पे 0 अंश, यहाँ से 5 अंश, यहाँ से 5 अंश। अब आप हमें ये बताइए, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे और जैसे जैसे नीचे जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते जाएंगे हमारे टेम्परेचर में गिरावट होती जाएगी। यानी कि यहाँ पे सबसे अधिक तापमान है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने पे तापमान हमारा कम होता जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाएगा। यानी कि भूमध्य रेखा से दूरी के अनुसार हमारा तापमान कम होता है। तो इसी तरह हम इसी तापमान के आधार पर जो सूरज की किरणें पड़ती हैं हम इनको पृथ्वी को अक्षांशीय दूरी के आधार पर कई भागों में बांटते हैं। जैसे इस क्षेत्र में बहुत गर्मी पड़ती है, 23.5 अंश, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और ये 23.5 अंश, 23.5 अंश ये नॉर्थ, यानी कि ये पृथ्वी के ऊपर का उत्तरी क्षेत्र है और पृथ्वी के नीचे का ये दक्षिणी क्षेत्र है। तो 23.5 अंश नॉर्थ में और 23.5 अंश साउथ। तो इसमें पृथ्वी के उत्तरी बिल्कुल सेम दूरी पर जाएंगे, इधर उत्तर और इधर
दक्षिण, 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ। तो इस आधार पे हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो ये क्षेत्र जो होता है यहाँ पे सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। आप जब विश्व मानचित्र में देखेंगे, हम आपको बताएंगे आगे, तो जितने गर्मी वाले क्षेत्र हैं वह इससे बढ़ते जाते हैं। अभी और बताएंगे, इसका फसलों में भी असर पड़ता है, इसका मनुष्य के कलर पर पड़ता है। मतलब पृथ्वी के जो रहन सहन, वेशभूषा, रंग रूप, खान पान, जो सब कुछ डिसाइड होता है इसी के अनुसार डिसाइड होता है। आप मतलब ये यहाँ से बिल्कुल बेस स्टार्ट होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि इस रेखा का हमारे भूगोल में कितना महत्वपूर्ण है। और भूगोल के अलावा अगर इस रेखा के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो भूगोल के कई ऐसे प्रश्न हैं जो हम बिल्कुल इसी लॉजिक के आधार पर सॉल्व कर देंगे। लोग कहते हैं कि रटना पड़ेगा, रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इसी लॉजिक के आधार पर हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर में गिरावट होती रहती है। और पृथ्वी के जो दोनों क्षेत्र हैं, नॉर्थ क्षेत्र और साउथ क्षेत्र है, दोनों में समान दूरी बढ़ती रहती है। इस तरह से जब हम कर्क वृत्त और इसको वृत्त जाएंगे, पूरे सर्किल में जब जाएंगे तो एक कर्क पूरा पृथ्वी गोला बनाएगा, तो इसको कर्क वृत्त बोलते हैं, इसको मकर वृत्त बोलते हैं, मकर रेखा। और इसको विषुवत वृत्त बोलते हैं। तो इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। अब हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आएंगे हम 7.5, इधर भी आएंगे, तो ये हमारा हो जाता है आर्कटिक वृत्त, ये अंटार्कटिका वृत्त। अंटार्कटिका वृत्त। तो ये वाला क्षेत्र जैसे जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी अपेक्षा, इस क्षेत्र में इसकी अपेक्षा ठंडी होगी, क्योंकि यहाँ की सूरज की किरणें तिरछी हो गई हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं। तो इस कारण यहाँ पे टेम्परेचर इसकी अपेक्षा कम होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। अब इधर का जो क्षेत्र है, इधर का जो पूरा क्षेत्र है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। ये उत्तरीय ध्रुव क्षेत्र है और ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। यानी कि यहाँ पे ध्रुव क्षेत्र जाते हैं, यहाँ पे बर्फ जमी है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे सूरज की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं और दूर पड़ती हैं, इस कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहेगा। अब हम आते हैं, सबसे पहले हम दिन रात की बात करते हैं। दिन रात कैसे होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले महान वैज्ञानिक और दार्शनिक कोपरनिकस ने यह बात साबित की थी कि पृथ्वी, पहले माना जाता था कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है और सारे ग्रह, नक्षत्र, सारे तारे इसकी परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी के ही चारों तरफ घूमते। जैसे कि हम लोग सुबह देखते हैं कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, हमें ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है कि सूरज अपनी जगह स्थिर है, सूरज की बजाय पृथ्वी उसकी जगह चक्कर लगाती है। हम देखेंगे पृथ्वी जब घूम करके इधर जाएगी तो ये पोर्शन पूरा पृथ्वी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि इधर से इधर घूमती है। पृथ्वी का जो रोटेशन होगा पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम से निकलेगी और ऐसे ऐसे घूमेगी, यानी कि
पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। तो जो पोर्शन इधर रहेगा, जो पोर्शन सूरज के सामने रहेगा, यानी कि इतना भाग, यहाँ पे तो सूरज की किरणें पड़ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएंगी सूरज की किरणें दूसरे भाग पर जाती जाएंगी। इस तरह से हमारा दिन और रात परिवर्तित होता है। यानी कि पृथ्वी का अपने अंश पे, अपने अक्ष पे घूमने के कारण, पृथ्वी की जो ध्रुवीय गति होती है, इसके कारण दिन और रात होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन ऋतु परिवर्तन इसकी वजह से नहीं होते हैं। ऋतु परिवर्तन हम आगे बताएंगे, ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, कि दिन और रात केवल इसकी वजह से होते हैं, ऋतु परिवर्तन इसकी वजह से नहीं होते हैं। तो ये वाला क्षेत्र जो 5 अंश का क्षेत्र बताया था, ये सर्वाधिक ताप क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक धूप होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक टेम्परेचर यहीं पे होता है। जैसे जैसे हम दूर जाते रहते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, इससे दूर होते जाए, और वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती रहती है। अब बताइए कि अधिक धूप पड़ने पे मनुष्य का कलर कैसा हो जाता है, और कहाँ पे लोग कैसा खाना खाते हैं, और कहाँ के लोगों का कैसा पहनावा होता है। तो यह सब चीज़ें हम देखते हैं। ये देखिए, जहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है, हम लोग कहते हैं वेस्ट इंडीज़, केन्या और अफ्रीकी महाद्वीप के क्षेत्र, इस क्षेत्र में लोग काले होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है। तो जितने भी देश हैं, कुल 13 देश हैं, इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा याद करने की। कुल 13 देश हैं इस विषुवत रेखा पे जहाँ पे लोग काले होते हैं, जहाँ के अधिक वर्षा होती है, जहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं। अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे किस फसल की मात्रा सबसे अधिक होती है, कौन सी फसल सबसे अधिक उगाई जाती है? जब अधिक वर्षा होगी तो उसको, जिन फसलों को अधिक वर्षा की आवश्यकता होगी वह फसल उगाई जाती है। सबसे अधिक वर्षा की आवश्यकता किस फसल को होती है? तो ज़्यादातर खाद्य फसलों की बात करेंगे तो चावल यानी धान एक ऐसी फसल है जो जिसको सर्वाधिक वर्षा की ज़रूरत होती है। तो इन क्षेत्रों में चावल की फसल ज़्यादा होती है, यहाँ के लोग काले होते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे क्या होता है। अब हम सीधे बात करेंगे तो अपने हम भारत की बात करेंगे। हमारा भारत भी इसी क्षेत्र में है। ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों को पार करती है, भारत के 8 राज्यों को पार करके जाती है। अब इसी कर्क रेखा से ही हम अंदाज़ा लगाते हैं, आप विश्व परिप्रेक्ष्य मत जाइए, कि इस क्षेत्र में, इसके नीचे क्षेत्र में वर्षा बहुत होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वर्षा की मात्रा भी कम होती है। नीचे क्षेत्र में चावल की फसल मुख्य फसल होती है, इधर आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, और नीचे के जितने क्षेत्र हैं इधर बंगाल भी पड़ जाता है, यहाँ पे चावल अधिक उगाया जाता है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उधर गेहूं अधिक उगाया जाता है, क्योंकि वर्षा की मात्रा से। ये तो भारत का मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे और आदमी भी देखेंगे आप, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कश्मीर के आदमी, पंजाब के आदमी बहुत गोरे होते हैं, और नीचे दक्षिण में जाएंगे तो केरला, तमिलनाडु का आदमी उतने गोरे नहीं होते हैं, उनका रंग सांवला होता है या काला भी होता है। तो सारा रंग जो डिसाइड होता है, हम कह सकते हैं खान पान भी डिसाइड होता है। अब रही बात कपड़े की, तो जहाँ पे गर्मी पड़ेगी वहाँ के लोग ऊनी वस्त्र पहनेंगे, जहाँ पे गर्मी नहीं पड़ेगी वहाँ के लोग हल्के और सूती कपड़े पहनेंगे। तो यहाँ के लोग सूती कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े नहीं पहनते हैं। और यहाँ के लोग चावल खाते हैं। आप देखेंगे मसाले की खेती सर्वाधिक हमारे दक्षिण में होती है, लेकिन यहाँ के लोग ज़्यादा मसाला नहीं खाते, क्योंकि मसालों में कहा जाता है गर्मी होती है, ज़्यादा गर्मी, मसाला खाने से गर्मी लगती है। तो इस क्षेत्र के लोग ज़्यादा मसाला भी नहीं खाते हैं। आप देखेंगे जब भी मसाला खाने की बात होगी तो हम नॉर्थ इंडियन, जो नॉर्थ में लोग होते हैं वही लोग ज़्यादा मसाला खाते हैं, साउथ के लोग बहुत कम मसाला खाते हैं। तो इस तरह से खान पान, पहनावा, घर, सब कुछ इसी से निर्भर करता है। हम जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं वर्षा की मात्रा कम होती है, और इस क्षेत्र में आ जाते हैं तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, यहाँ ठंडी पड़ जाती है। तो इसको बोलते हैं शीतकटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ
गेहूँ पाया जाता है, गेहूँ की फसल होती है। यहाँ के लोग गोरे होते हैं, इनकी अपेक्षा यहाँ के लोगों का जो रंग होता है वो श्वेत होता है, वो साफ़ होता है। आप देखेंगे ठंड में जैसे जैसे दूरी जाएंगे आप देख लेंगे, बोलते हैं इंग्लैंड के अंग्रेज़ सब गोरे होते ही हैं, हमको तो सब हर गोरा अंग्रेज़ ही लगता है। तो अंग्रेज़ मतलब उनकी स्थिति आप देखेंगे कितनी ऊपर है हमसे, वो ये बिल्कुल इधर शीतकटिबंधीय क्षेत्र में भी ऊपर होते हैं। इसमें भी हम कई भागों में बांट देते हैं। इसको भी देखें, यहाँ पे होते हैं तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं, अब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे गर्मी की मात्रा कम होने लगती है, तो इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण मतलब कि गर्मी और थोड़ी ठंडी इसकी अपेक्षा, और इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसको भी कई भागों में बांट देते हैं। तो इस तरह से एक क्लियर हो गया हमारा कि वर्षा, फसल, मनुष्य का कलर, खान पान, इन सबों को निर्धारित करने में हमारी इस विषुवत रेखा का बहुत बड़ा योगदान है। आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा वाले देश कौन से हैं, तो आप तुरंत उनको विषुवत रेखा से दूरी के अरेंज में क्रम कीजिए। अगर वो सारे देश विषुवत रेखा पर ही हैं तो और भी चीज़ें होती हैं जो कि वर्षा को डिसाइड करती हैं कि वर्षा का, जैसे समय से, समुद्र से दूरी, पहाड़ों की स्थिति, पृथ्वी की उच्चावच, ये सब डिसाइड करती हैं। लेकिन जो मेजर फैक्टर होगा वह होगी विषुवत रेखा से दूरी क्या है। और ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं कि विषुवत रेखा पे कौन कौन से देश हैं, तो मैं आपको एक्टिव बताऊंगा। 13 ऐसे देश हैं जो विषुवत रेखा पाए जाते हैं, और 18 ऐसे देश हैं जो कि इस कर्क रेखा पाए जाते हैं। 18 देश, उन्हीं 18 देशों में से हमारा देश भारत भी है, और 12 ऐसे देश हैं, 12 ऐसे देश हैं जो कि हमारे इस मकर रेखा में पाए जाते हैं, मकर वृत्त में पाए जाते हैं। हम भारत की बात बाद में करेंगे, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इन 18 देशों को याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, है मेरे पास ट्रिक, लेकिन अभी नहीं। इन 13 देशों की ट्रिक बताऊंगा, और इन 12 देशों को भी मैं ट्रिक बताऊंगा कि मकर रेखा पर कौन से देश पड़ते हैं, कर्क रेखा पर कौन से देश पड़ते हैं, विषुवत रेखा पर कौन से देश पड़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। टोटल विषुवत रेखा की एक प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी को कुल कितने अक्षांशीय रेखाओं में बांटा गया है, तो पृथ्वी को कुल 179 अक्षांशीय रेखाओं में बांटा गया है। हमने बताया आपको 90, 0 से 90 इधर याद करने का तरीका, 0 से 90 इधर, 0 से 90 इधर, 90 प्लस 90, एक 0 डिग्री अंश की रेखा +1, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है 90 अंश पे बिल्कुल। तो ये बिंदु हैं, ये बिंदु हैं, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 179 आएगा। तो अब हम आते हैं देशांतर रेखाओं पे। हाँ, एक चीज़ और, ये सारी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। ये अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, ये समानांतर हैं, और इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। प्रत्येक रेखा समानांतर है और इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। अक्षांश रेखाओं से और जो भी संबंधित प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं। और 23.5, हाँ एक और इसमें बता दूं मैं, एक आता है, कहा जाता है अश्व अक्षांश। इसमें 2-3 चीज़ें और मैं आपको बताता हूं अभी। अश्व अक्षांश क्या होता है? प्राचीन काल में जब समुद्र से व्यापार स्टार्ट हुआ था तो लोगों को उतना ज्ञान नहीं था समुद्र के बारे में, कहाँ पे क्या होता है, क्योंकि समुद्र अपने आप में एक अथाह ज्ञान का स्रोत है। तो जब वो अपना घोड़े के व्यापारी थे, जब वो चलते थे तो करीब 35.5 अंश, 30 से 35 अंश में, 30 से 35 अंश के क्षेत्र में उनको एक समय में बड़ा तूफान का सामना करना पड़ता था।
बहुत तूफान का सामना करना पड़ता था और बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, बहुत ज़्यादा तूफान होता था, तो उनको व्यापार में उनके नाव डूब जाते थे अधिक वजन कारण। तो घोड़े के व्यापारी जो आते थे तो जब इस अक्षांश से पहुंचते थे, इसको तड़कता चालीसा भी बोलते हैं, मतलब गरजता, मतलब और भी अन्य है, तो इस स्थान पहुंचते थे तो उनका अधिक प्रेशर होता, अधिक तूफान आता था, तो अपने घोड़ों को वो समुद्र में फेंकना चालू कर देते थे। अपने नाव का वजन करने, अपने जहाज का वजन कम करने के लिए जो घोड़े लाते थे उनको समुद्र में फेंकना चालू कर देते थे। एक घोड़ा फेंका, वजन कम हुआ, 2 घोड़ा, ऐसे फेंकते थे। तो इसलिए इस अक्षांश को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इस अक्षांश को अश्व अक्षांश भी कहा जाता था। और मैं आपको ये बता दूं, समुद्री धाराएं, अब ये देखिए, आपको पता है कि पानी किधर से किधर बहता है, पानी का बहाव क्षेत्र क्या होता है। पानी हमेशा ऊंचाई से निचले स्थान की तरफ बहेगा। जहाँ पे ऊंचा होगा वहाँ से, जहाँ पे तल निम्न होगा वहाँ पे बहेगा। तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा हो रही है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे समुद्र तल ऊंचा हो जाता है, थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। इस कारण इधर से समुद्री धाराएं बहती हैं। समुद्री धाराओं का क्षेत्र इधर से जाता है। लेकिन यहीं पे सबसे ज़्यादा धूप भी होती है, तो यहाँ से भाप भी उत्पन्न होता है। तो 5 अंश इधर 5 अंश इधर, ये स्थिति जो होती है बड़ी ही भयानक स्थिति होती है। क्योंकि यहाँ पे जब व्यापारी जहाज़ लेकर के जाते हैं, तो व्यापारियों जब जहाज़ लेकर जाते हैं उनके लिए हवा का डायरेक्शन और समुद्र की लहरें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो इस क्षेत्र में उनको समझ में, क्योंकि बारिश के लहर बन भी रही है, धूप से लहर कम भी हो रही है, तो इस क्षेत्र में जो पानी की दिशा होती है, धारा की दिशा होती है, बड़ी स्थिति खराब होती है। तो इसको डोलड्रम की स्थिति बोलते हैं, डोलड्रम। तो इस डोलड्रम की स्थिति में अगर किसी व्यापारी का नाव फंस जाता है तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि वो डूबता नहीं है, लेकिन उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही है, मतलब रास्ता भटकने के बहुत ज़्यादा चांसेस उनके बन जाते हैं। अब तो उतना नहीं है, लेकिन पहले इस डोलड्रम में अगर व्यापारी फंसते थे तो रास्ता भूल जाते थे, क्योंकि उनको पता नहीं चलता था कहाँ पे हमारी नाव चल रही है। तो इस डोलड्रम की स्थिति से हम ऊपर की बात करेंगे कि डोलड्रम में जो धारा होती है उसकी दिशा निर्धारित नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन हम डोलड्रम से जब ऊपर आते हैं तो धारा की दिशा, यहाँ पानी ज़्यादा होता है तो धारा की दिशा इधर होगी। अभी हमने कहा है, प्रश्न ये बनता है, कनेरी धारा, लेब्राडोर धारा, ब्राज़ीलियन धारा ठंडी धारा है कि गर्म जल धारा। यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हमें उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो धारा विषुवत रेखा से, जो धारा विषुवत रेखा की तरफ से आ रही है, यानी कि जो धारा भूमध्य रेखा की तरफ से आ रही है वह कैसी होगी, ध्यान लगाइए। भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जो रेखा भूमध्य रेखा की तरफ से जो धारा भूमध्य रेखा की तरफ से आ रही है वह धारा होगी गर्म धारा। यानी कि जो भी 13 देश भूमध्य रेखा पर स्थित हैं और जो भी अन्य देश जो भूमध्य रेखा के पास स्थित हैं, उनकी तरफ से अगर कोई धारा आ रही है तो वह धारा होगी गर्म जल धारा। वो क्या होगी? गर्म जल धारा। इसमें ब्राज़ीलियन धारा है, और भी मैं क्लियर धारा का लेक्चर अलग लूँगा। तो वह धारा, अभी यहाँ कॉन्सेप्ट इतना क्लियर, आप मानचित्र विश्व का देखिए, भूगोल पढ़ते समय 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो भारत का मानचित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं तो विश्व का मानचित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। तुरंत आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी कहीं से भी। तो जो भी धारा इधर से बहेगी वो गर्म जल धारा होगी। अब आते हैं, अब धारा की स्पीड तो कम होगी, धीरे 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 जैसे जाएंगी, इधर तेज होगी इधर कम होगी। और जब जो धारा इधर से आएगी
यह ध्रुवों की तरफ से आ रही है, ध्रुवों पे बर्फ है, ध्रुवों पे क्या है, बर्फ है। तो जो धारा इधर से आ रही है वह हमेशा ठंडी होगी, यानी कि ध्रुवों की तरफ से आने वाले जो, यानी कि जो देश ध्रुवीय प्रदेश में, जैसे डेनमार्क हो गया, कनाडा हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, इधर से अगर कोई समुद्री धारा आ रही है तो वह ठंडी धारा होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, यह धाराएं ऐसे जाती हैं, यहाँ आपके किसी देश का समुद्र, किसी देश का तटवर्ती किनारा मिल जाए, किसी द्वीप का बड़ा, यहाँ से टकराती हैं और यहाँ से इधर आती हैं। तो यहाँ जाते जाते फिर यहाँ से टकरा के इधर आते आते इन धाराओं की जो सारी उष्णता, सारी गर्मी होती है वो ठंडी पड़ जाती है और ये धारा एक ठंडी जलधारा में परिवर्तित हो जाती है। कहीं कहीं ऐसा देश, कहीं कहीं ऐसी चीज़ आते हैं कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती हैं। तो आप खुद ही देखिए, जब गर्म और ठंडा जब आपस में मिलता है तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारा धुआं उठता है, एक कुहासा कोहरा टाइप का होता है। और यह देश, यह धारा मछलियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो, मछली उत्पादन के लिए, जहाँ गर्म धारा और ठंडी जलधारा मिलती हैं, मछली उत्पादन के लिए बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन कुहासा होता है, बहुत सारा कुहासा मिलता है, धुआं हो जाता है, तो उसके लिए, व्यापारियों के लिए यह बड़ा ही खतरनाक होता है, क्योंकि उनमें उनको लड़ने की स्थिति, वो समुद्र में बर्फ़ नहीं दिखाई पड़ता है, जो समुद्र जो बर्फ़ पड़े होते हैं वो बर्फ़ नहीं दिखाई देते हैं और इनके लड़ने की स्थिति बनी रहती है, वो आपस में टकरा सकते हैं। पहले होता था, अब तो ऐसा नहीं होता है, अब तो ढेर सारी टेक्नोलॉजी है, ऐसे रडार सिस्टम आ गए हैं कि पता नहीं चलता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी कि जो धारा विषुवत रेखा से उधर जाएगी वह गर्म होगी और जो विषुवत रेखा से दूर जाए, विषुवत रेखा की तरफ आएगी, वो ठंडी जलधारा होगी। इसको हम क्लियर कर सकते हैं। अब हम आते हैं देशांतर रेखाओं पे। पहले ही हमने आपको बताया था ये अक्षांश रेखाएं थी। अब आते हैं हम देशांतर रेखाओं पे। पृथ्वी हमारी झुकी हुई है 23.5 अंश। थोड़ा सा ग्राफ दूसरा बनाते हैं। पृथ्वी हमारी अंश से 23.5 अंश झुकी हुई है। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर मान के चलेंगे। देशांतर रेखाओं के बाद में हम पढ़ेंगे, पहले इस 23.5 अंश झुकावट को हम क्लियर कर लें। ये हमारी पृथ्वी 23.5 अंश अक्ष से झुकी हुई है। अब देखिए, ये सूरज है और ये पृथ्वी है। तो सूरज की स्थिति जब इधर है, सूरज जब इधर है तो यह अंश, यहाँ पे सूरज की किरणें, इसकी अपेक्षा कहा जाता है कि ध्रुवों पे 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होती है। उस 6 महीने दिन और 6 महीने रात के कारण हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पहुँचते पहुँचते तिरछी हो जाती हैं और ए पोर्शन सूरज की तरफ दिख रहा है, सूरज की तरफ है, तो इसलिए यह जो होता है यहाँ तो पहुँच ही नहीं पा रही किरणें। देखिए, इस पोर्शन पर सूरज किरणें तो पहुँच ही नहीं पा रही हैं। जब तक पृथ्वी अपनी स्थिति बदल के नहीं आती है, जब तक पृथ्वी अपनी स्थिति बदल के उधर नहीं है। पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, एक घूर्णन गति होती है और एक परिक्रमण गति होती है। घूर्णन गति पृथ्वी की होती है 365 से 1/4 दिन, और पृथ्वी की जो ये गति होती है, ये तो इसको 24 घंटे बोलते हैं। यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पे, पृथ्वी 2 तरह से चक्कर लगाती है। पृथ्वी 2 तरह से चक्कर लगाती है। एक तो चक्कर लगाती है वो अपने खुद का, और ऐसे एक तो चक्कर लगाती है वो अपने खुद का, और दूसरा चक्कर लगाती है वो खुद को सूर्य का। तो जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं परिक्रमण गति या परिभ्रमण गति। तो उसका समय होता है 24 घंटे। यानी पृथ्वी जो सूरज का चक्कर लगाती है वो 24 घंटे होते हैं। तो इस 24 घंटे की वजह से दिन और रात डिसाइड होते हैं कि 24 घंटे। ये पोर्शन 12 घंटे पृथ्वी के सामने इधर है। पृथ्वी यानी कि एक बार अपने सूरज का पूरा चक्कर लगाकर आने में 24 घंटे लगेंगे। तो यानी पृथ्वी एक तो 12 घंटे इधर
12 घंटे सूरज इधर रहेगा और 12 घंटे सूरज उधर रहेगा। तो जैसे जैसे पृथ्वी अपनी घूमती जाएगी उसकी सूरज से दूरियां जो होती हैं बढ़ती जाती हैं, वो आप देखेंगे उसमें। तो इस तरह से 24 घंटे ये हो गए और 365 से 1/4 दिन पृथ्वी जो अपनी अक्ष पर घूमती है, अपनी अक्ष पर घूमती है, ये इसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होते हैं। दिन और रात तो होते हैं घूर्णन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण, लेकिन जो ऋतु परिवर्तन होता है वह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है और पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी भी नहीं रहेगी, अगर झुकी भी नहीं रहेगी तब भी ऋतु परिवर्तन उतना नहीं होगा। लेकिन झुकने के कारण 6 महीने पोर्शन इधर आ जाता है, पृथ्वी तो ऐसे रहेगी। अब मान लीजिए ये 6 महीने बाद की स्थिति है, अब ये 6 महीने बाद की स्थिति आती है। अब देखिए सेम स्थिति उल्टी हो रही है। यहाँ पर तो सूरज की किरणें नहीं पहुँच पा रही हैं, इस क्षेत्र में सूरज की किरणें नहीं पहुँच पा रही हैं, और यहाँ पे अब यहाँ पे पहुँच रही हैं, और इधर से देखेंगे तो यहाँ पे नहीं पहुँच रही हैं और इधर पहुँच जा रही हैं। तो इस तरह से इन ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, और जो दिन भी होता है वह बिल्कुल सूरज की बहुत ही तिरछी किरणें पड़ती हैं और बहुत ही मंद गति से। जैसे हमारे शाम होता है, जब हमारे यहाँ शाम होता है, जैसे हमारी किरणें पर हमको मिलती हैं वैसे वहाँ पर होता है, तो बहुत ज़्यादा धूप नहीं होती है। लेकिन 6 महीने लगातार धूप होती है तो बर्फ़ वगैरह पिघल जाती है। नहीं तो इसलिए ध्रुवों पे कहा जाता है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। जब हम इसी तरह से देखेंगे तो यह है पृथ्वी की ऋतु परिवर्तन का कारण। जो पृथ्वी 23.5 सन झुकी हुई है, इस झुकने के कारण ये पोर्शन नज़दीक पड़ जा रहा है और ये पोर्शन दूर पड़ जा रहा है। और जब सूरज की स्थिति बदलेगी तो इधर का पोर्शन नज़दीक पड़ जाएगा और इधर का पोर्शन दूर पड़ जाएगा। इस कारण होता है हमारा ऋतु परिवर्तन। यहाँ पे 6 महीने दिन होते हैं, यहाँ पे 6 महीने रात होते हैं, फिर अगली स्थिति में यहाँ पे 6 महीने रात हो जाएगा, यहाँ पे 6 महीने दिन हो जाएगा। इसलिए ध्रुवों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी होती है। और हम विषुवत रेखा से दूरी की बात करेंगे तो यहाँ बहुत ही कम वन पाए जाते हैं, बर्फीले वन पाए जाते हैं। इनकी वनों की मात्रा बहुत ही कम होती है और जब ज़मीन बहुत ही कम खाली मिलती है तो छोटी मोटी घास की वनस्पतियाँ केवल उग पाती हैं। यानी कि वनस्पतियों के मामले में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, पूरी ध्रुवों पर चले जाएंगे तो वहाँ तो बात ही छोड़िए, वहाँ तो पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। अब हम आते हैं देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। देशांतर जैसे अक्षांश रेखाओं की जब हम बात करेंगे तो पृथ्वी को कुल 179 अक्षांश रेखाओं में बांटा गया था। उसी तरह जब देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो इसको 0 अंश की मानक माध्यम प्रधान रेखा बोलते हैं, प्रधान या मुअत्तर रेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं, प्रधान देशांतर रेखा। इसको 0 अंश मानते हैं और इस 0 अंश से 180 इधर सर्किल में, 180 इधर और 180 इधर, 180 इधर, 180 इधर, यानी कि पूरे 360। ये हमारी देशांतर रेखा, यानी देशांतर रेखाओं की संख्या हम बात करेंगे 180 प्लस 180 प्लस 1 माइनस 1। ये +1 -1 का क्या चक्कर है? ये यहाँ से जब 180 जाएंगे, सॉरी हाँ 180 प्लस 1, देखिए जब ये 180 तो यहाँ चली गई, 0 से लेकर 180 चली गई, 180 हो गई, लेकिन 180 वाली कॉमन है वहाँ पे जो दोनों तरफ जा रही है, तो यहाँ पे 179 आएगा। एक 179 प्लस 1 मतलब आपकी जो 0 अंश की रेखा है, जो 0 अंश की रेखा है, यह भी तो वही रेखा है कि जो क्या नाम से भूमध्य रेखा से दूरी पे है। इस तरह से
जो देशांतर रेखाओं की हम जब बात करेंगे ये पूरे हो जाएंगे 360, यानी कि 180 इधर से 180 इधर से, एक 180 वाला कॉमन हो जाएगा, जो उधर वाला 180 अंश का कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा। ये देशांतर रेखाओं की ऐसे होती हैं, तरबूज जैसे होते हैं, तरबूज की धारियाँ जो होती हैं बिल्कुल वैसे होती हैं। इनकी कुल संख्या हमने आपको बता दिया 180 होती हैं। इनके बीच की दूरी ध्रुवों पे तो 0 हो जाती है, लेकिन जैसे ही विषुवत रेखा के पास पहुंचती हैं तो इनकी दूरी सर्वाधिक होती है, यानी कि 180 पे इनकी दूरी लगभग 111.6 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाती है। इससे पहले हमने दो अक्षांश रेखाओं की दूरी की बात की थी, तो उसमें 111 किलोमीटर दो अक्षांश के बीच की दूरी होती है। यहाँ पे 111.6 किलोमीटर करीब पहुँच जाती है। यानी कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि देशांतर रेखाओं के में सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती हैं, तो देशांतर रेखाओं की दूरियाँ ध्रुवों से कम होते होते विषुवत रेखा पे यानी भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक होती हैं। उसके बाद इनकी दूरियाँ धीरे धीरे फिर से कम होकर 0 हो जाती हैं। इन देशांतर रेखाओं का जो महत्व है इस समय निर्धारण में बहुत महत्व होता है, क्योंकि आप देखेंगे तो अक्षांश रेखाएं तो बिल्कुल थी, वो समय निर्धारण जैसे आप देखेंगे तो अभी सूरज यहाँ पे चमक रहा है, अभी सूरज के सामने ये पोर्शन है और ये पोर्शन नहीं है, यहाँ पोर्शन है ये पोर्शन नहीं है, और उसके आगे आप कोई देश, जैसे मान लीजिए यह देश है, जैसे मान लीजिए यह देश है, तो इस देश में से यह अक्षांश रेखा गुजरती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अक्षांश रेखा से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है समय। लेकिन जब सूरज की किरणें यहाँ पे पड़ रही हैं तो कुछ और समय पड़ रहा है, जब सूरज की किरणें यहाँ पड़ रही हैं तो कुछ और समय पड़ रहा है, क्योंकि ये दूरी घूम तो रही है पृथ्वी की। तो टाइम जोन को जो डिसाइड किया गया पृथ्वी पे वह इन्हीं देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही डिसाइड किया है। तो जो हमारी जो टाइम जोन रेखा होती है वह 180 अंश की जो देशांतर रेखा होती है, 180 अंश वाली, उसको मान करके डिसाइड किया गया है। जबकि 0 अंश की ग्रीनविच रेखा है जो कि लंदन से होकर गुजरती है, वह समय निर्धारण करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल करती है और वही मेन होता है। ये तो हमारी काल्पनिक रेखा है 180 वाली, इसको काल्पनिक मान करके जो ध्रुवों से किसी भी देश को बिना काटे हुए उसको निकाल दिया गया है, और यह पूरे 6 जगह घूमती है, तो जिससे किसी भी देश के टाइम जोन को डिवाइड नहीं। जैसे हम भारत की बात करेंगे तो भारत में इधर अरुणाचल प्रदेश और इधर गुजरात में अगर समय की बात करेंगे तो इन पूरे समय में 2 घंटे का अंतर आता है। लेकिन किसी भी देश में असुविधा न हो, रूस एक ऐसा देश है जो कि पूरे दिन और रात दोनों का सामना कर, रूस में कहीं दिन है तो कहीं रात है, इतना बड़ा देश है। तो जो देश जितना बड़ा होता है वहाँ टाइम जोन की उतनी समस्या होती है। तो इस टाइम जोन को कम सही करने के लिए अभी प्रत्येक देश को एक टाइम जोन दिया गया है, लेकिन अब यह बात चल रही है कि कई देशों को भी कई टाइम जोनों में बांटने की बात चल रही है। तो इन देशांतर रेखाओं का जो मुख्य रोल होता है वह होता है समय का निर्धारण करने में। अब आगे हम बताएंगे कि भारत में जो हमारा एक जीपीआरएस सिस्टम होता है, जो आपने आर्मी में देखा होगा कि जो एक पृथ्वी की दूरी बताते हैं, वह इन्हीं अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं से बात करते हैं। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। मैंने संख्या बता दी 180। जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इससे 4-5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात बता दे रहा हूं मैं। पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति क्या है, कितना है, ऋतु परिवर्तन किसकी वजह से होते हैं, दिन और रात क्यों होते हैं,
मौसम परिवर्तन में इनका क्या योगदान है। तो ये सब चीज़ें इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं से डिसाइड हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भारत की। भारत भी कर्क रेखा से गुजरता है। कर्क रेखा 23.5 अंश पे है, 23.5 अंश नॉर्थ। कर्क रेखा भारत में 23.5 अंश से गुजरती है, 23.5 अंश नॉर्थ में है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में जो ऋतु परिवर्तन होता है, जो मौसम परिवर्तन, जो वर्षा होती है, उसमें ये भूमध्य रेखा हमारी, अगर इसको 0 मान लें अगर हम, तो भारत 23.5 अंश यहाँ से हो गया। तो भूमध्य रेखा से जो दूरी होती है भारत की, जब ये दूरी बढ़ती है, यानी यहाँ से जो ये दूरी है, बीच में इधर अंडमान निकोबार द्वीप पे आएगा 8-9 डिग्री चैनल पे, भारत बहुत नज़दीक पहुँच जाता है। तो जैसे जैसे इधर के क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, भारत के इधर के क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, और वर्षा की मात्रा इसी भूमध्य रेखा से ही डिसाइड नहीं होती है, समुद्र से दूरी के अनुसार भी इस वर्षा को हम निर्धारित करते हैं। जैसे समुद्र से जो क्षेत्र नज़दीक हैं वहाँ पे अधिक वर्षा होगी, और समुद्र से जो क्षेत्र दूर हैं वहाँ पे कम वर्षा होगी, क्योंकि जब वर्षा बढ़ते बढ़ते वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पे जो वर्षा की मात्रा हो जाती है, जो अपने साथ बादल बारिश लेकर के जाते हैं, वह बारिश बहुत ही अपने साथ गिरा देते हैं, वो कम हो जाते हैं। और पहाड़ों, जो पहाड़ होते हैं, हम इसको भारत के अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ तो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि केवल भूमध्य रेखा को कॉन्सेप्ट रख करके, 0 अंश की रेखा को हम कॉन्सेप्ट रख करके दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे अधिक वर्षा हो रही है, यहाँ पे गर्मी अधिक पड़ रही है, और इसी को आप पूरे विश्व कॉन्सेप्ट में पढ़ सकते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी और गर्मी की मात्रा भी कम होती जाएगी। ये हमारा कन्याकुमारी, ये है हमारा कश्मीर। कश्मीर में आप देखेंगे, कन्याकुमारी में आप देखेंगे बिल्कुल बर्फ़ का नामो निशान नहीं है। इधर ये पूरे क्षेत्र में गर्मी पड़ती है, और इधर की बात करेंगे तो यहाँ पे गर्मी पड़ती ही नहीं है। कश्मीर में हमेशा ठंड पड़ती रहती है, और पंजाब में भी जैसे जैसे नीचे आते रहते हैं कश्मीर, इधर हिमाचल प्रदेश, इधर जितने भी देश हैं, जितने प्रदेश हैं सॉरी, यहाँ पे ठंडी पड़ती रहती है। तो ये ठंड होने का कारण जो होता है, सबसे जो पहला कारण है वह विषुवत रेखा से दूरी है। इसके बाद अगले चैप्टर में जो हम जलवायु को पढ़ेंगे, तो जलवायु में हम पढ़ेंगे कि जलवायु निर्धारित करने के कारण क्या है। तो ये जो भूमध्य रेखा है, जलवायु को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप भूमध्य रेखा के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप समझ लीजिए जो बेस भूगोल होता है, जो क्लाइमेट है, मौसम है, तो इनको आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। अगले वीडियो में आप मिस करिए मत करिएगा। अब हम ट्रिकी अप्रोच लेकर चलेंगे। जो ट्रिक हमारा हम बनाएंगे, हम बने ट्रिक हैं, जो 13 देश पढ़ते हैं भूमध्य रेखा पे, जो 18 देश पढ़ते हैं कर्क रेखा पे, और जो 12 देश पढ़ते हैं मकर रेखा पे, इनको याद करने की ट्रिक बताएंगे। और ऐसी मैंने बताया था, एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको बताया था कि वह कौन सी नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है, और वह ऐसे कौन से देश हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक में, वो करते हैं। आप वीडियो में बने रहें, चैनल में बने रहें, और आपको सारी समस्याओं का समाधान आपको यहाँ पे किया जाएगा। और पढ़ाई से संबंधित जो भी समस्या हो, जो भी न समझ में आए, मैं अभी एक नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसी में हमारा समय लग जा रहा है ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देने के लिए। तो आप अभी मेरा जब नोट्स बन जाएगा तो मैं आपको नंबर वगैरह भी दूंगा, तो आप लोग मुझे उस पर कांटेक्ट करके हर जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके टेस्ट सीरीज़, और उससे आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये आज अक्षांश और देशांतर से संबंधित
लगभग सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइएगा। अब हम पृथ्वी की बात करेंगे, तो हम अब पृथ्वी के धरातल का हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। अब अगले में हम ऊपर बढ़ेंगे, वायुमंडल। हमने नीचे से शुरू किया, पृथ्वी के नीचे से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था। अब हम यहाँ पे हैं। धरातल में हमने चट्टानों का निर्माण को पढ़ा था। अब हमने अक्षांश देशांतर को भी पढ़ लिया है। अब हम आएंगे वायुमंडल में। वायुमंडल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये सब भौतिक भूगोल के अंग हैं और ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हमने ब्रह्मांड नहीं पढ़ा है क्योंकि ब्रह्मांड से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मैं आपको जो 10-15 पेटेंट क्वेश्चन हैं उनको बता दूंगा, उनको आप समझ लीजिएगा। लेकिन वायुमंडल से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कौन से गैसें हैं वायुमंडल में हैं, क्या है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। और मैं अंततः आप लोगों से यही कहूँगा कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट विकल्प नहीं है। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं और जिस कारण बच्चों में बहुत एनर्जी लेवल, पढ़ने का जो एनर्जी लेवल है वो कम होता जा रहा है। लेकिन लास्ट में मैं अपने इस सेगमेंट में थोड़ा सा आपको कहूँगा कि देखिए, नौकरी मिलेगी, सबको मिलेगी, लेकिन आप अपना धैर्य मत खोइए। सरकार की पॉलिसीज़ हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, उसकी तरफ आप अपना ध्यान केंद्रित मत करिए। हाँ, थोड़ा सा देर ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी, वैकेंसी ज़रूर निकल रही है। आप इस तरफ से बिल्कुल निराश न होकर के अपनी पढ़ाई को बंद मत करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। और आपकी पढ़ाई जैसे जैसे होगी वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अभी वैकेंसी जो भी निकली हुई हैं आप उनको फॉर्म डालिए और आगे की वैकेंसियों को टारगेट रख करके आप देखिए। अभी इस समय का जो दौर है यह बड़ा ही कॉम्पिटिटरों के लिए और जो भी रोज़गार क्षेत्र के हैं उनके लिए बहुत ही कष्टदायी है, क्योंकि यह समय थोड़ा सा ग्लोबल, आप कह सकते हैं ग्लोबल में ही पूरा विश्व ही परेशान चल रहा है, तो किसी पर्टिकुलर देश की बात नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और आगे हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। जिन बच्चों को उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो वो मुझे 7300917740 पे अपना नाम और मैसेज, अपना नाम और लिख करके टाइप करके और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए भेज सकते हैं। और आप अपने नंबर को कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, तो जिससे हम आपको खुद कांटेक्ट कर लेंगे। इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको बता दूं कि जो भी परीक्षा रिलेटेड अलग अलग परीक्षा से अलग अलग ग्रुप बनाए जा रहे हैं, अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे। आपने इसमें आपको उसी ग्रुप में शामिल किया जाएगा जिसकी आप मेन तैयारी करते हैं और आपने उसका फॉर्म भर दिया है। अगर आपने एक से अधिक परीक्षाओं के फॉर्म भरे हैं, तभी जब आप फॉर्म भर देंगे तभी आपको उस ग्रुप में शामिल किया जाएगा। जब आप एक से अधिक परीक्षाओं का फॉर्म भरे हैं तो आपको उस दो या तीन ग्रुप में भी डाला जा सकता है। लेकिन ये परीक्षा आपने भरे हैं, जिन परीक्षाओं के फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिनकी डेट डिसाइड हो गए हैं, उन्हीं परीक्षाओं के लिए ये ग्रुप बने जाएंगे। उसमें पूरे स्टडी मटेरियल और आपको टेस्ट सीरीज़ और सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और मैं अभी एक ऑनलाइन क्लासेस का भी मैं प्लान बना रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे उसकी एक नॉमिनल सी फीस होगी, बहुत नॉमिनल सी होगी, और आपको उसमें ऑनलाइन क्लास दिया जाएगा। आपको टाइम से एक लिंक भेज दिया जाएगा और उस लिंक से रोज़ आपकी एक सिस्टमेटिक ढंग से क्लास चलेगी। लेकिन वह क्लास किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को ध्यान में न रख करके पूरे जीएस कोर्स के लिए चलेगी। और अभी भी हम जो एक टारगेट लेके चल रहे हैं, ये पूरे जीएस कोर्स को लेकर चल रहे हैं। किसी भी विशेष कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जब ये टारगेट किया जाए, जब कोई विशेष कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को टारगेट किया जाएगा तो उसमें आपको इसको बता दिया जाएगा कि यह इस एग्ज़ाम के लिए टारगेट किया जा रहा है। तो फिर उसमें जो हमारा वो वीडियो होगा उस अकॉर्डिंग टू दैट एग्ज़ाम के सिलेबस के होगा, उस एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार ही होगा। अभी एक नॉर्मल कॉमन जीएस का वीडियो है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन आगे चैनल भी बने रहें।
मेरे कुछ वीडियो इरेगुलर हो रहे हैं, वो आपका ऑनलाइन टेस्ट का काम थोड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे वीडियो इरेगुलर हो रहे हैं। लेकिन बस कुछ ही समय में मैं रेगुलर हो जाऊंगा और आपको लगातार नोट्स देता रहूँगा। बस आप चैनल पर बने रहें और अपनी जो भी समस्याएं हों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल दें। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जैसे एक स्टूडेंट है यशपाल सोलंकी, ये कहाँ के हैं तो मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है, इनका लोकेशन तो मैंने पूछा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इनका हमेशा कमेंट आता रहता है। नितिन वर्मा, यशपाल सोलंकी, कई ऐसे स्टूडेंट और भी हैं, प्रदीप राय और ढेर सारे हैं जो कि देश के कई कोनों से हैं। अभी तो मेरे जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ख़ास तौर से हमारे नॉर्थ इंडिया से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के भी हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लगातार मुझे मैसेज भेजते रहते हैं और इन्हीं लोगों के मैसेज से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। हाँ, मैं इन लोगों से खेद व्यक्त करूंगा कि मेरे वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं। रेगुलर नहीं आने के कारण सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं थोड़ा सा नोट्स पे काम कर रहा था। एक बार नोट्स का काम पूरा हो जाए तो फिर मैं इसको रेगुलर चालू कर दूंगा, क्योंकि अभी कुछ एग्ज़ाम्स आए हुए हैं तो उनके मैं नोट्स तैयार कर रहा हूं और कुछ टेक्निकलिटी का भी काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये काम हो नहीं पा रहा है, मैं रेगुलर हो नहीं पा रहा हूं। लेकिन आप लोग बने रहें, मैं बिल्कुल रेगुलर होऊंगा। बस 2-3 दिन की दो या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते की बात और है, मैं उसके बाद रेगुलर हो जाऊँगा और आप लोग बने रहें। थैंक यू। और आप जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद बच्चों।